हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों की भारत विजय के विषय में, यानी अंग्रेज़ों की भारत विजय का आरंभ किस प्रकार हुआ। 17वीं सदी में भारत से लाभ कमाने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। 1599 में यानी 16वीं सदी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वारा कंपनी को 15 वर्ष के लिए भारत से व्यापार करने का एक चार्टर जारी किया गया और 17वीं सदी में यानी 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। तो प्रारंभ में ये कंपनियां भारत की राजा रजवाड़ों से किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित कर अदा करके व्यापार हेतु एकाधिकार प्राप्त करती थी, यानी पहले राज्य विशेष के राजाओं से अनुमति प्राप्त करती थी, उसके बाद वहां पर अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की जाती थी। समय के साथ इनकी व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में बदल गई। भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की होड़ में अंग्रेजों को उस समय अन्य यूरोपीय कंपनियों तथा भारतीय राज्यों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, किंतु अंग्रेजों द्वारा एक लंबी अवधि के बाद भारतीय राज्यों का विलय पूर्ण हुआ और इसमें कई कारकों ने इनका सहयोग दिया। प्रथम कारक यूरोप में हो रहे तत्कालिक राजनीतिक परिवर्तन, शीघ्र अतिशीघ्र लाभ अर्जित करने की आकांक्षा, राष्ट्र के प्रति शूरवीरता की भावना, भारत की अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियां, ब्रिटिश प्रशासकों एवं गवर्नर जनरल की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, जिनकी पूर्ति के लिए वह भारत आए और भारत की आर्थिक लूट से उन्होंने अपने पास काफ़ी सारा धन संचित किया और उसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। तो इन कारकों ने अंग्रेज़ों की भारत विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिए। अब बात करते हैं बंगाल के अधिग्रहण के विषय में। अंग्रेजों द्वारा किया गया बंगाल का अधिग्रहण भारत में 18वीं सदी के उत्तरार्ध की ऐतिहासिक घटनाओं में प्रमुख है। केवल 8 वर्षों के अल्पकाल में अर्थात 1757 से 1765 के मध्य बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर एवं मीर कासिम अपनी संप्रभुता को कायम रखने में असफल सिद्ध हुए। परिणाम स्वरूप बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की संप्रभुता स्थापित हो गई, यानी उनका अधिकार स्थापित हो गया। उत्तर वैदिक काल से ही बंगाल भारत के अन्य सभी प्रांतों में सर्वाधिक धनी और उपजाऊ था। यहाँ के उद्योग धंधे भी काफ़ी विकसित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आने के पश्चात यहाँ से व्यापार करके बहुत सारा धन कमाया। कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य उपस्थित व्यापारिक प्रतिद्वंदिता ने 1750 के दशक में अनेक घटनाओं को जन्म दिया। 1633 में बंगाल के बालासोर में ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई। इसके बाद बंगाल के बालासोर से कंपनी का नियमित व्यापार शुरू हो गया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं में और ज़्यादा वृद्धि हुई। और जब जॉर्ज चार्नॉक ने कलकत्ता नगर की स्थापना की, इसके बाद कंपनी की व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में बदल गई। तो 1756 में बंगाल का नवाब अली वर्दी खां, उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। अब बात करते हैं प्लासी युद्ध के कारणों के विषय में। सबसे पहला कारण है 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसिंह द्वारा जारी किया गया शाही फरमान, जिसने कंपनी और बंगाल के राजा के मध्य संघर्ष को जन्म दिया। तो इस फरमान के द्वारा, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, कि बंगाल में मात्र 3000 वार्षिक अदा के बदले कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्ति मिल गई, यानी कंपनी को वर्ष में सिर्फ 3000 वार्षिक शुल्क देना होता था और उसके बदले वो उसे सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता था, चाहे वो कितना भी आयात करे, कितना भी निर्यात करे। तो बंगाल की सीमा से उसे सीमा शुल्क में छूट मिल गई। 10,000 वार्षिक के बदले सूरत से निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इसके अलावा बम्बई की टकसाल से जो सिक्के उन्होंने जारी किए, उन्हें मुगल साम्राज्य में मान्यता भी मिल गई और कंपनी को इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर दस्तक जारी करने यानी हस्ताक्षर जारी करने का अधिकार भी मिल गया। कंपनी के अधिकारियों ने इन हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वे इसका प्रयोग व्यक्तिगत व्यापार में कर न चुकाने के लिए करने लगे। साथ ही वे इसे अवैध रूप से भारतीय व्यापारियों को भी बेचने लगे, जिससे नवाब को राजस्व की हानि हुई। उस समय नवाब के राजकीय पद का जो स्थायित्व था वो स्थानीय जमींदारों, अभिजात वर्ग के व्यक्तियों तथा धनाढ्यों के व्यक्तिगत समर्थन पर निर्भर करता था। सिराजुद्दौला के नवाब पद ग्रहण करते ही उसकी मौसी घसीटी बेगम एवं उसके भाई पूर्णिया के नवाब शौकतगंज ने उसके उत्तराधिकार का विरोध किया। सिराजुद्दौला के अन्य विरोधियों में
उसके महत्वपूर्ण अधिकारी जैसे मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीर चंद, मानिक चंद, खादिम खान, अमीर चंद तथा राजवल्लभ भी शामिल थे। के अलावा प्लासी युद्ध के कारणों में ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती व्यापारिक गतिविधियां, सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने ना तो उसे बधाई दी और ना ही कोई उपहार दिया। दूसरी ओर उन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी करते समय भी नवाब की आज्ञा लेना जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा कंपनी ने नवाब को कासिम बाजार की फैक्ट्री का निरीक्षण करने की भी अनुमति नहीं दी तथा साथ ही कंपनी ने नवाब के विरोधियों को शरण दी। यानी एक बार जब राजवल्लभ का पुत्र कृष्णदास नवाब का धन लेकर भागा तो कंपनी ने उसे अपने यहाँ शरण दी व नवाब की सत्ता की अवहेलना की। इन सभी कारणों ने युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को संदेह था कि नवाब बंगाल में फ्रांसीसी कंपनी के साथ गुप्त रूप से गठबंधन करके कंपनी के अधिकारों में कटौती कर देगा। इस संदेह के वातावरण के बीच सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों को वहां से भागने पर विवश कर दिया। अंग्रेजों ने भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली। कलकत्ता के किले पर आक्रमण के समय यानी 20 जून 1756 में ही ब्लैक होल की घटना का भी वर्णन मिलता है। ब्लैक होल की घटना का वर्णन एक अंग्रेज अधिकारी J.Z. हालवेल द्वारा किया गया, जो कि पूरी तरह से मनगढ़ंत थी और अंग्रेज़ों द्वारा ख्याति प्राप्त करने के लिए और अंग्रेज़ों के अंदर हिंसा बढ़ाने के लिए जो है ये कहानी रची गई थी हालवेल द्वारा। तो इसमें हालवेल ने बताया कि नवाब ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फुट लंबी 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है। घटना पूरी तरह से झूठ पर आधारित है, क्योंकि इतनी छोटी कोठरी में इतने सारे व्यक्तियों को पहली बात तो बंद करना ही संभव नहीं था और दूसरे समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुत्खरीन में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता जीतने के बाद उसने मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाया और इसका नाम बदलकर यानी कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर ये किला अंग्रेज़ों को सौंप दिया। जब कंपनी मद्रास से सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, इसी बीच कंपनी ने नवाब के प्रमुख लोगों के साथ साजिश व गद्दारी का ताना बाना बुना, जिसमें वाटसन की भूमिका अहम थी। षड्यंत्रकारों में प्रमुख थे मीर जाफर, मानिक चंद, अमीर चंद, जगत सेठ, खादिम खान और ये सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। मीर जाफर मीर बख्शी के पद पर नियुक्त था। मानिक चंद कलकत्ता का अधिकारी था, जिसने कलकत्ता को रिश्वत लेकर अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। अमीर चंद एक धनी व्यापारी था। जगत सेठ बंगाल का उस समय का सबसे बड़ा बैंकर था। खादिम खान जिसकी कमान में नवाब की एक बड़ी सेना थी। तो इन सब ने मिलकर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। तो मद्रास से एडमिरल वाटसन व क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की एक शक्तिशाली सेना कलकत्ता पहुंची, जिसने नवाब को अलीनगर की संधि, जो कि 9 फरवरी 1757 को हुई, इसके लिए बाध्य कर दिया। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने और नवाब द्वारा क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया। 13 जून 1757 को इसी दौरान क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर नियंत्रण स्थापित कर बंगाल से फ्रांसीसियों की शक्ति और स्वतंत्रता दोनों को समाप्त कर दिया। सिराजुद्दौला की सत्ता पर कमज़ोर पकड़ एवं ढुलमुल नीति से प्रोत्साहित होकर अंग्रेज़ों ने बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे नवाब को बिठाने का निश्चय किया जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसका उपयोग किया जा सके। अंग्रेज़ों व दरबारियों द्वारा रचे गए इन षड्यंत्रों में कासिम बाजार की प्रमुख वाटसन की भूमिका अहम थी। बात करते हैं प्लासी के युद्ध के विषय में, जो 23 जून 1757 में लड़ा गया। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्ध में गिना जाता है, क्योंकि इसने आगामी 200 वर्ष के लिए भारत की नियति को तय कर दिया था। 13 जून 1757 को क्लाइव ने अपने सैन्य अभियान की शुरुआत चंद्रनगर से की थी और शीघ्र ही वह प्लासी पहुंच गया। क्लाइव की सेना में 1100 यूरोपीय, 200 भारतीय सिपाही और कुछ बंदूकची शामिल थे, जबकि नवाब की सेना में 50,000 सिपाही थे, जिसका नेतृत्व गद्दार मीर जाफर कर रहा था। इतिहासकारों ने मीर जाफर को क्लाइव के गीदड़ की उपाधि भी दी है।
23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी के मैदान में क्लाइव व नवाब की सेना के बीच युद्ध आरंभ हुआ। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और एक दिन के लिए युद्ध को स्थगित करा दिया। अगले दिन युद्ध में तीनों विश्वासघातियों, जिसमें मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ की सेनाएं बिना युद्ध के भाग गई। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सैनिक मीर मदान और मोहन लाल को वीरगति प्राप्त हुई। सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद में शरण ली, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या करा दी। इस युद्ध में नवाब के पक्ष में 500 सैनिक मारे गए और ब्रिटिश के ओर से सिर्फ 65 सैनिक हताहत हुए। इस प्रकार ये पूरा युद्ध जो था वो षड्यंत्र पर आधारित था, जिसमें नवाब की पराजय होना तय था। तो प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं था, बल्कि एक विश्वासघात का परिणाम था, क्योंकि वर्तमान युग के क्रिकेट मैच फिक्सिंग की तरह इसके परिणाम पहले से ही निश्चित हो चुके थे। रथी नदी के किनारे आम के बगीचे में होने वाले इस युद्ध में नवाब के मुख्य सैनिक अधिकारी मीर बख्शी, मीर जाफर व राय दुर्लभ आदि पहले से ही अंग्रेजों से मिल चुके थे। साथ ही अंग्रेजों को बंगाल के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारी और बैंकरों का भी समर्थन प्राप्त था। इस युद्ध में नवाब की एक छोटी सी सेना मीर मदान और मोहन लाल, जो कि नवाब के विश्वास पात्र थे, उनके अधीन शामिल हुई। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक परामर्श दिया और मीर सिराजुद्दौला ने एक दिन के लिए युद्ध को स्थगित कर दिया। अगले दिन तीनों की सेनाएं जो हैं, तीनों विश्वासघातियों की सेनाएं बिना युद्ध किए वापस लौट गई। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई। सिराजुद्दौला की सेना में 500 सैनिक मारे गए, जबकि अंग्रेजों की सेना में केवल 65 सैनिक सिर्फ घायल हुए। अतः किसी भी तरह से यह खुला युद्ध यानी संघर्ष नहीं था, बल्कि एक विश्वासघात का परिणाम था। अब बात करते हैं कि प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम रहे। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यानी यहीं से भारत के गुलाम बनने की यात्रा की शुरुआत हुई। प्लासी का युद्ध महज एक सैन्य झड़प और विश्वासघात होने के कारण सैन्य दृष्टिकोण से तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके राजनीतिक और आर्थिक परिणाम अधिक प्रभावी और दीर्घकालीन महत्व के थे। प्लासी युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की स्थिति बदल दी। अब कंपनी महज एक व्यापारिक संस्था नहीं थी, बल्कि भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी। कंपनी बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई, जिसने वहां नृप निर्माता यानी राजा बनाने वाले की भूमिका अदा की। जब कंपनी ने बंगाल के नवाब को गद्दी से हटा दिया, तो मुगल बादशाह जो है वो मूक दर्शक बना रहा, जिससे उसकी संप्रभुता और राज्य पर पकड़ का खोखलापन प्रकट हुआ और अंग्रेजों के हौसले बुलंद हुए। प्लासी का एक लाभ अंग्रेज़ों को यह भी हुआ कि उन्होंने बंगाल से अन्य विदेशी शक्तियों को, डचों, फ्रांसीसियों को उखाड़कर उनकी चुनौती समाप्त कर दी। अब केवल उनका ही बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार रह गया। बंगाल की लूट का वह अनवरत चक्र आरंभ हुआ, जिससे मुक्ति भारत को 1947 में ही मिली। प्लासी युद्ध के बाद नवाब बने मीर जाफर ने जहां कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान किया, वहीं उसने क्लाइव को 24 परगना की जमींदारी उपहार स्वरूप भेंट कर दी। यानी बंगाल में कंपनी ने सिराजुद्दौला के बाद जिनको भी नवाब बनाया, उनसे कुछ ना कुछ रिश्वत उन्होंने हड़पी और अपने खजाने को बढ़ाया। इसके अतिरिक्त कुछ वर्षों में नवाब द्वारा कंपनी के अधिकारियों को उपहार स्वरूप और रिश्वत के रूप में करोड़ों रुपए दिए गए। इन आर्थिक शोषणों से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई, जिसने उनकी सैन्य शक्ति को और ज़्यादा मजबूती प्रदान की और अंग्रेज इसी बंगाल के खजाने के सहारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। इससे पहले अंग्रेज़ों को भारत से व्यापार करने के लिए सोना चांदी इंग्लैंड से मंगवाना पड़ता था, किंतु जब उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व प्राप्त हुआ, तब वे इस राजस्व से प्राप्त धन का उपयोग जो है भारत से वस्तुएं क्रय करने में करने लगे। ये भारत से कम मूल्य में वस्तुएं खरीदते थे और इंग्लैंड भेजकर वहां ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य में बेचते थे, जिससे इन्हें काफ़ी मुनाफा होने लगा। प्लासी युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारतीय मानसिकता, भारतीय कमजोरी का पता चल गया, जिससे वह फूट डालो व राज करो की नीति को अपने पूरे शासनकाल में एक हथियार के रूप में प्रयोग करते रहे और निरंतर षड्यंत्र करते हुए एक के पश्चात एक राज्य को हड़पते हुए सारे भारतवर्ष पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया।
तो दोस्तों आज हमने आपको अंग्रेज़ों की भारत विजय के विषय में बतलाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।